Hello everyone, welcome to my UPSC. RPSC RAS मेंस एग्जाम 2021 दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनके लिंक है जो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर लें। टेस्ट का सॉल्यूशन भी, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए, मॉक टेस्ट करवाने का, ये प्रैक्टिस करवाने का एक ही मोटो है। आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड हैं, और एक आपको थोड़ा ओवरव्यू और उनके बारे में नॉलेज से भी अपडेट, बस इतना ही है कि आप अपडेट रहें नॉलेज से। जितने भी क्वेश्चंस कहें या टॉपिक, उनके बारे में आपके पास मिनिमम 50 वर्ड्स का आंसर तो होना चाहिए। और अगर आपके पास उनसे रिलेटेड नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो फिर आप प्रैक्टिस से उसका आंसर कर सकते हैं। आप बुलेट पॉइंट में आंसर राइट करें या फिर पैराग्राफ में करें, वो आपकी कन्वीनियंट पे है। लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन 50 वर्ड का है तो उसमें आप पैराग्राफ एंड बुलेट दोनों कर सकते हैं। 100 वर्ड का है, उसमें भी पैराग्राफ एंड बुलेट दोनों में आंसर लिख सकते हैं। ये आपकी कन्वीनियंट पे है और आपकी प्रैक्टिस पे है। आप रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम तक आपको एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करने की आप में कैपेसिटी रहे, और जब ही आप परफेक्ट हो पाएंगे प्रैक्टिस में। अदरवाइज एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है। सो मेंस में और प्रीलिम्स में यही फ़र्क है कि मेंस में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है आंसर राइटिंग्स के लिए। लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर टेस्ट करवाते रहेंगे। आपको जो पुराना पैटर्न रहा है और जो नए सिलेबस में अभी अपडेट किए हैं कुछ टॉपिक्स हैं, चाहे वो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो, इस तरीके के, उन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, तो उनकी भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। देखिए, ये काफ़ी टाइम से चर्चा में है और अभी भी चर्चा में है, रेगुलर चर्चा में रहता है। ये टॉपिक है जो ऐसा शायद ही कोई मंथ हो जिसमें चर्चा में नहीं हो, और अब और भी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें एक इंडियन लेडी है, वो इसमें काफ़ी FATF में जो बोर्ड है उसमें शामिल हुई है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में आपको पढ़ना है। FATF क्या है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। देखिए, एक तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इंटर गवर्नमेंटल 1989 में। इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आए। इसका कार्य, उद्देश्य, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, एक्सपेक्टेड है। इसका जो मेन उद्देश्य है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, इन जैसे जो डेंजर्स हैं उनसे निपटने का है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की एक अखंडता और उसके लिए जो अन्य कानूनी या जो विनियामक और परिचालन उपाय है उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का ही इसका काम है। मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म है, इनसे रिलेटेड जो मुद्दे उनसे निपटने का काम होता है। ये सैंक्शन लगाते हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं उन कंट्रीज पे। FATF जो है, इसकी सिफारिशों को पहली बार कब लागू किया था? जो इसकी रिकमेंडेशन थी वो फर्स्ट टाइम 1990 में लागू हुई थी। उसके बाद 96, 2001, 2003 और 2012, इन ईयर्स में FATF की रिकमेंडेशंस में संशोधन किया गया है। बाकी पहली बार 1990 में इसको लागू किया गया था। और इसका काम क्या है? FATF है, ये किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ क्या है? जैसे अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो इसका अर्थ क्या है ग्रे लिस्ट का?
इसका सिंपल सा जो अर्थ है वो ये कि वो देश एक तरीके से टेरर फंडिंग कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग पे जो अंकुश है उसको लगाने में फेलियर रहा है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इनको इनको रोकने में फेलियर रहा है, उसी को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। किसी भी देश का ब्लैक लिस्ट में अगर किसी को ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है, ब्लैक लिस्ट में किसी देश के शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश का जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। सपोज कीजिए किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ग्रे लिस्ट में भी काफ़ी सैंक्शन लगती है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में कंप्लीटली आपको इंटरनेशनल फंडिंग बंद हो जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब बात करते हैं इंडिया एफएटीएफ का कब मेंबर बना है। इंडिया एफएटीएफ का 2010 से मेंबर है, 2010 से इंडिया एफएटीएफ का मेंबर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनसे नोट्स बनाइए। 15, 50, 100 वर्ड्स में इसका आंसर प्रिपेयर कीजिए। थोड़ा आपको इसका अपडेट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ। देखिए जितने भी हैं इन पे आपको 15, 20, 50, 100 वर्ड्स के जो आपका एक परफॉर्मा है मेंस का जो पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करने होते हैं। राजस्थान संघ इस पे लिखना है। राजस्थान संघ है ये 6th स्टेज था जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है उसका। ये 26 जनवरी 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया है। इसमें आपने देखा होगा या पढ़ा होगा आपने कि संयुक्त वृहद राजस्थान एवं जो सिरोही राजस्थान है में शामिल हो गए थे। इसलिए आपको ये सम्मिलित रियासतें एवं ठिकाने ये भी ध्यान में रखना है। और ये स्टेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ऑफिशियली जो आज राजस्थान है वो यहीं से पहचाना जाता है, यहीं से ऑफिशियल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको आधिकारिक राजस्थान नाम ये इसी स्टेज से मिला था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। इसकी राजधानी थी राजस्थान संघ की वो जयपुर थी। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान संघ के वो हीरालाल शास्त्री जी थे। और जो राज प्रमुख थे, जो राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे, उम्मीद है सबने पढ़ रखा होगा और कुछ आउट ऑफ राजस्थान जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी पढ़ रखा होगा। राज प्रमुख, इसके जो राज प्रमुख थे वो थे मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड, ये कुछ आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन या यूं कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से एक क्वेश्चन आपके हर साल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आए, इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। देखिए स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बाकी तो आप पढ़ते रहिए बुक जितनी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, आपको इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है कि ये क्यों फेमस है, यहाँ क्या रहा है, तारागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है। ये कहाँ पे है, राजस्थान का जो गिरी फोर्ट है अजमेर में, गिरी फोर्ट जो है अजमेर में वहाँ पे स्थित है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो अजमेर शहर के साउथ वेस्ट में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसके पीछे स्थित ये दुर्ग है। अप्रोक्सीमेट 700 फीट की हाइट पे है ये। और इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में जो कर्नल ब्रोटन है उन्होंने बताया था कि इसके बारे में
जो इसको कहा जाता है अजयगिरी। और वो अजयगिरी कहाँ मेंशन है इसके बारे में, वो मेंशन है जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है, बिजोलिया शिलालेख, ये कब का है बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, 1170। इसमें इसके बारे में एक अजयगिरी दुर्ग लिखा गया है। और जो लोक संगीत है उसमें इसको गढ़ बीडली भी कहा जाता है। और ये जिस पहाड़ी पे है उसको बीरली कहा जाता है, इसलिए इसे गढ़ बीरली भी बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। ब्रिटिश काल में जो है ये जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, ब्रिटिश टाइम पे इसको एज ए हॉस्पिटल यूज में लिया जाता था। ब्रिटिश टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम इसको एज ए हॉस्पिटल यूज में लिया जाता था। ये कुछ इसके बारे में पॉइंट्स हैं। और इसके बारे में जो मान्यताएं हैं वो ये है कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है वहाँ एक मीठे नीम का पेड़ है, अगर उसका फल खा ले तो उनकी तमन्ना मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं। मीठे नीम का पेड़ है यहाँ पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो भी साइंस एंड टेक का लेटेस्ट है करंट अफेयर्स का, वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी पदार्थ में जो परमाणु है, आणविक या सुपर मोलिकुलर जो उसका स्तर है, उसमें चेंजेज किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मोलिकुलर स्तर पे चेंजेज किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है 1 to 100 ये नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अभी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम ने नैनो मिसाइल्स बनाया है। क्या बनाया है? नैनो मिसाइल्स। ये आपको पढ़ना है नैनो मिसाइल्स क्या होता है। ये बनाया, इसका उपयोग है जो चाहे ब्रेस्ट हो, लंग्स हो, उनसे रिलेटेड जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या लंग्स कैंसर, उसके इलाज में, कैंसर के इलाज में प्रभावी जो दवा वितरण है उसके लिए किया जा सके, इसलिए नैनो मिसाइल्स बनाया है। और ये काफ़ी चर्चा में है, आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S-400 सिस्टम, ये काफ़ी चर्चा में है, या फिर S-500 भी पूछा जा सकता है। रशिया ने S-500 भी लॉन्च किया है, आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। आने वाले टेस्ट में आपको कवर करवा दिया जाएगा। S-400 के बारे में पढ़ना है। देखिए एक चीज़ होती है CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये अमेरिका, इसका जो उनके हिसाब से नहीं चलते हैं कंट्रीज, उन पे लगाया जाता है अमेरिका की आपत्ति, और ये काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इन सब के बावजूद 2018-19 में भारत ने रूस के साथ, ये किसके साथ? रशिया के साथ S-400, ये ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली है, इसके लिए एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुए थे। एक तो आपको इसके बारे में पढ़ना है कि ये जो सैंक्शन एक्ट है CAATSA, ये सैंक्शन एक्ट क्या है। दूसरा, इस मिसाइल प्रणाली के बारे में पढ़ना है कि इसकी मिसाइल की प्रणाली क्या है। ये
सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये जो मिसाइल प्रणाली है S-400 में मिसाइल प्रणाली ट्रायम्फ जो मिसाइल प्रणाली है ये है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसमें। ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक सबसे लंबी दूरी की सरफेस टू एयर में मार करने में जो सक्षम है उन तमाम खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणालियों में से एक है। और इसको अमेरिका ने भी ऑब्जेक्शन किया था लेकिन इंडिया ने उसको बाईपास किया, नहीं माना। और जो अमेरिका का सिस्टम है थार्ड, इसके बारे में पढ़ लेना आप, थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। थर्ड क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इससे भी ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप है ये जो S-400 है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। यह 30 किलोमीटर की हाइट तक, 30 किलोमीटर की हाइट एंड 400 किलोमीटर तक की जो बॉर्डर है, सीमा है, उसके अंदर विमान या यूं कहें UAV जो मानव रहित विमान होते हैं या फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, ये तमाम सभी तरह के जो हवाई लक्ष्य हैं उनको भेदने में सक्षम है ये S-400 है जो। और ये जो सिस्टम है इसका SAM सिस्टम, ये एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है, उसमें से 6 को एक साथ लक्षित कर सकती है ये जो। और इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, इसके लिए भारत का क्या महत्व है। चीन भी इस प्रणाली को खरीद रहा है। चीन ने इसकी 6 यूनिट खरीदने के लिए रशिया के साथ 2015 में एग्रीमेंट किया था। और इसकी जो पहली डिलीवरी है वो 2018 में हुई थी जब भारत ने एग्रीमेंट किया था, जब उस टाइम पे। तो ये गेम चेंजर होगा भारत के लिए। ना सिर्फ चाइना, इंडिया को जो टू फ्रंट है, कौन से हैं? चाइना एंड पाकिस्तान। वहाँ पे चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनसे निपटने के लिए इस प्रणाली को, ये इसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा S-400 का। भारत के लिए महत्व पूछा जाए बॉर्डर के लिए चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, या इससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सभी के आंसर आने चाहिए। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। करीबा लेक, इट्स लोकेशन एंड इम्पोर्टेंस, इसका स्थान और महत्व। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो चर्चा में रहे हैं और एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 1-1.5 साल से चर्चा में रहे हो, या मैक्सिमम 2 ईयर्स मान लीजिए आप। ये जिम्बाब्वे शहर है, वहाँ पे जो करीबा जॉर्ज है उससे बाढ़ आई थी। जिम्बाब्वे का जो जिम्बाब्वे शहर है वहाँ पे, इसको जो एक करीबा है उसको झील के बांध पे निर्माण श्रमिकों के लिए बनाया गया था एक्चुअली। ये आयतन के हिसाब से वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड लेक है, मानव निर्मित झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी। ये कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा के साथ ही हिंद महासागर से लगभग 13,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो आपको ध्यान रखना है जाम्बिया और जिम्बाब्वे यहाँ पे इनके बीच में है ये। इससे रिलेटेड एक और जो जमीजी रिवर है, जमीजी रिवर है,
उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और ये वो एरिया है जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। ये कौन सा एरिया है? करीबा लेक वाला। इसलिए इसके बारे में आपको ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस रीजन से। जो ये अफ्रीकन रीजन है, यहाँ से क्वेश्चन जियोग्राफिकली आता है आपके मेंस में। सो आपको इसके बारे में पढ़ना है, स्पेशल फोकस रखना आपको। अफ्रीकन कंट्रीज से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ समत्व योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता? भगवत गीता के अकॉर्डिंग अनुसार समत्व योग की अवधारणा क्या है? देखिए, भगवत गीता में लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। जो श्रीमद् भगवत गीता का सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय, उसमें ये श्लोक है। इसका मतलब क्या है? समत्व योग की अवधारणा क्या है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो ज्ञान पिपासा है, उसकी कर्म योग का मर्म एक तरीके से उद्बोध करते हैं वो। उन्होंने कहा है कि अगर आप सक्सेस हैं, सफलता मिली है, तो बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। और अगर आपको असफलता मिली है, तो जो निराशा का भाव है वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए आपके मन में। और इसी को समता योग या समत्व योग की अवधारणा यही है। श्रीमद् जो भगवत गीता है उसमें यही लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि आपको समत्व की भावना रखनी चाहिए। सफलता एवं असफलता में समान भाव से कर्म करने से योग की प्राप्ति होती है। सफलता और असफलता में समान भाव से कर्म करने से योग की प्राप्ति होती है आपको। यही समत्व योग है। सो आपको और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी ये सफिशिएंट है। 7-8 लाइन आपको इसके बारे में पता है अगर, देन इट्स ओके। ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी, इसके बारे में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बनती कैसे हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है, कहाँ पे ज़्यादा है। सो ये जो भ्रंश घाटी है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे डेवलप होती है ये रिफ्ट वैलीज? जब दो भ्रंश रेखाएं, उनके बीच की कोई चट्टान है, स्तंभ है, वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो ये रिफ्ट वैली बन जाती है। और उससे जो टेंशन की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, उससे जो दो भूखंड हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाते हैं, और उनसे ही रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है। नीचे धंस जाती है चट्टानी स्तंभ जो है दो रेखाओं के बीच का, और इनकी वजह से जो फोर्स टेंशन क्रिएट होता है, उससे जो फोर्स की बनता है, उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। वहीं पे ये भ्रंश घाटी बनती है। भ्रंश घाटियाँ क्या होती है? लंबी होती है, सक्रिय होती है और गहरी होती है। लंबी, सक्रिय और गहरी होती है। जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं इनको? ग्राबेन बोलते हैं। ग्राबेन बोलते हैं जर्मन भाषा में। ये अगर आपको भ्रंश घाटी की ज़्यादा डिटेल देखना है तो आपको ईस्टर्न अफ्रीका के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रंश घाटियाँ कहाँ पे हैं? ये ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सोमालिया है, नूबियन प्लेट है, ये एक तरीके से एग्जाम्पल है भ्रंश घाटीज के। इथोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, जामीबिया, मलावी, मोजाम्बिक, यहाँ पे काफ़ी भ्रंश घाटीज हैं।
एक इससे रिलेटेड आपको आपको पढ़ना है अपर ट्रायंगल। ये भी एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अपर ट्रायंगल कहाँ है, ये किसके लिए फेमस है? तो जो एक तो पूर्वी ब्रंश घाटी या ग्रेगरी ब्रंश, दूसरी कहें इथोपियन ब्रंश। तो ये जो इथोपियन ब्रंश है इसमें ये अफर त्रिकोण है, यहाँ से शुरू होके और मोजाम्बिक तक जाती है। ये ईस्टर्न पूर्वी अफ्रीकन ब्रंश की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसका आपको अच्छे से और पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है ये मेंस में, चाहे सिविल सर्विसेज हो या आरपीएससी हो, आपके मेंस में पूछा जाता है। ये कैसे बनती है और ये कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे पूर्वी अफ्रीकन ब्रंश है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये लाल सागर से दक्षिण की ओर है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सीजे चेंज मेकर, इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सीजे चेंज मेकर प्रोग्राम? देखिए, कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका आपको पहले एक भूमिका, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, इस तरीके से लिखना होता है। अगर क्वेश्चन आपसे 100, 200, 150 वर्ड्स में पूछा जाता है, आरएस में ज़्यादातर 100 मार्क्स में बड़े क्वेश्चंस हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप लिखते हैं सी जे चेंज मेकर, ऑब्वियसली ये इट इज़ रिलेटेड टू वीमेंस, तो आपको कुछ जो पुराने फिलोसफर हैं या कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को लेते हैं बाय एग्जांपल। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप शुरुआत यहाँ से कीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे उत्तम थर्मामीटर क्या है, कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है, वही उसकी प्रगति का एक सर्वोत्तम थर्मामीटर है। यूं कहें, अगर देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर है तो समझ लीजिए देश विकास की राह पर है। इसलिए महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जहां पे अपनी समस्याओं से वे खुद अपने ढंग से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके या फिर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके। इसलिए टाइम टू टाइम जो भी तमाम एनजीओज कहें, गवर्नमेंट्स कहें या और भी ऑर्गेनाइजेशंस कहें या व्यक्तिगत स्तर पे भी महिलाओं को सशक्त बनाने कई ज़्यादा उपाय किए जा रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र अभी ये दिसंबर 2021 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। सीजे चेंज मेकर, ये कार्यक्रम शुरू किया है, किसने किया है? नेशनल वीमेंस कमीशन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है दिसंबर में, ये अभी सीजे चेंज मेकर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में क्या है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, संसद तक के सदस्यों को, राष्ट्रीय, राज्य, राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता है, सबको एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है इन्होंने सीज चेंज मेकर, जिसमें सभी को शामिल किया है। महिला राजनीति नेता हैं या संवाद संबंधी उन किसी में स्किल्स हैं, भाषण, लेखक, सभी को इसमें सुधार करने पे सभी को इनवाइट किया है, सभी का ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें, और ये एक शुरुआत की है। और आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 1952 में पहली लोकसभा के चुनाव में 499 सीटों पे जो चुनाव हुए थे उनमें से केवल 22 पर ही महिलाएं चुनी गई थी। और अब
विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, ये इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है इसके बाद से ही। अभी की कंडीशन 78, 2009 का जो लोकसभा चुनाव उसमें 78 महिलाएं संसद में निर्वाचित होकर आई है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। ये विमेन एम्पावरमेंट, विमेन से रिलेटेड टॉपिक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले भी आए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं। सीजे चेंज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, इसके क्या चैलेंजेज हैं, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री ने 5 साल की अवधि में इस पे 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के साथ इसको शुरू करने की घोषणा की थी। अब कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस पे चिंता भी जताई है। इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है NMEO-OP, और ये क्या है NMEO-OP, ये है मिशन ऑयल पाम, ऑयल पाम, ऑयल पाम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोजित योजना है। इसमें 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए एक्स्ट्रा 6.5 लाख हेक्टेयर का प्रस्ताव है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकार इसे कच्चे पाम ऑयल के मूल्य के भी तय करेगी। लेकिन इसके चैलेंजेस कई हैं और विशेष ध्यान इसमें यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या अंडमान निकोबार है, वहाँ सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है इसके अनुकूल है, इसलिए सरकार वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिंपल सा उद्देश्य यही है कि जो खाद्य तेल की कीमतें हैं वो कम हो और जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है वो खाद्य तेल में भी आत्मनिर्भर बना जा सके। यही एक उद्देश्य है। और जो पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन है इसको बढ़ाया जा सके। और ये क्या टारगेट है, 2025-26 तक इसका जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो 11 लाख मैट्रिक टन है। किसानों की आय में वृद्धि की जा सके, पैदावार में वृद्धि या इंपोर्ट में कमी की जा सके। अभी जो इस ऑयल का, वनस्पति तेल का जो इंपोर्ट करते हैं लगभग 55% इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें कमी की जा सके। और ये कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन से जैसे सूरजमुखी का तेल करते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, ब्राज़ील, अर्जेंटीना से हम सोयाबीन का तेल, या रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें कमी की जा सके, ये उद्देश्य है। किसानों की आय में वृद्धि की जा सके, ये एक उद्देश्य है। लेकिन इसकी चिंताएं भी हैं, चैलेंजेज हैं। अब वो चैलेंजेज क्या हैं कि इसके चैलेंजेज ये है कि एक तो जो जनजातीय समूह है, समुदाय है, उसकी जो लैंड है उस पर इसका इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। वो ये होगा कि जो ऑयल पाम या जो ताड़ के तेल के वृक्ष हैं उससे जो वर्षा वन है उन वर्षा वनों की जगह ले लेंगे पेड़ है जो। दूसरा, जो जनजातीय आदिवासियों की भूमि है उसके समुदाय के जो स्वामित्व से जुड़ी उनकी पहचान है उसको ये अलग कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादातर ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा। तीसरा, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी स्पेशल एरिया होता है, नाजुक एरिया होता है, इसके मुख्य फोकस होते हैं, एरियाज होते हैं। तो जो ऑयल पाम है उसके बागान लगाने से जो एक्चुअली जो फॉरेस्ट वन है, ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कमी हो जाएगी।
जिससे जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है उसका जो हैबिटेट्स है, जो उनका आवास है, उसके नष्ट होने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो वन्य जीवों के लिए खतरा है। एक तो ये चैलेंजेज है इसका। दूसरा इसका चैलेंज है कि जो ये एक कहा जाए एग्रेसिव प्रजाति है। एग्रेसिव प्रजाति है ये, जो ताड़ या पाम है, ये एक आक्रामक प्रजाति है। जो ईस्टर्न इंडिया है उसका जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहाँ ये इसका यूं कहें कि उत्पादक नहीं है। अब इसे अगर गैर वन क्षेत्रों में उगाया जाता है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है उसको इम्पेक्ट करेगा। तो ये इसके काफ़ी चैलेंजेज हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी इसकी कुछ चैलेंजेज हैं। आप कहें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये एक एग्रेसिव प्रजाति है। तीसरा इसका चैलेंज होगा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि पाम ऑयल के जो प्रति पेड़ को डेली 300 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और ये कोई देसी फसल तो है नहीं। तो उपभोक्ता स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं वो भी इससे पैदा होती है, क्योंकि उन एरियाज में जो उच्च कीटनाशक हैं उनके उपयोग की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज 300 लीटर अगर प्रति घंटे पानी की ज़रूरत पड़ती है, प्रतिदिन पानी की ज़रूरत पड़ती है 300 लीटर, तो वहाँ पे उच्च कीटनाशक की ज़रूरत होगी और वो एक हेल्थ के लिए इशू रहेगा। और हो सकता है कि इसकी खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ताज़े फलों के गुच्छों का किसानों को उचित मूल्य न मिले। जो फ्रेश फ्रूट बंच होंगे पाम ऑयल के, इसके खेती के, उनका उचित मूल्य ना मिले। सो कई चैलेंजेज हैं इसके। आप इसके बारे में ज़रूर डीप में और पढ़ना। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आने वाले टाइम में आपको और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।